Bismillahirrahmanirrahim. Khawateen Hazrat, Assalamu alaikum. Hope you find all well. Today we will discuss defense mechanisms or coping styles. डिफेंस मैकेनिज्म या कोपिंग स्टाइल बेसिकली ये वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो इंसान अनकॉन्शियसली यूज कर रहा होता है एंजाइटी को कोप अप करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए, अपनी तशवीश को दूर करने के लिए, जो किसी भी वजह से उसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपकी किसी से लड़ाई हो गई तो आपको अब एंजाइटी हो रही है, आप किसी से गुस्सा है तो आपको एंजाइटी हो गई है, आप इम्तिहान में फेल हैं तो आपको एंजाइटी हो रही है, आपका इम्तिहान होने वाला है तो आपको एंजाइटी हो रही है, आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त के ने टॉप कर लिया है और आपकी उतनी नहीं पोजीशन आई तो आपको एंजाइटी हो रही है, घर में किसी से झगड़ा हो गया है तो एंजाइटी हो रही है, गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है तो एंजाइटी हो रही है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है तो एंजाइटी हो रही है। सो नंबर ऑफ stimuli may become the cause of the triggering anxiety in human being as well. So when a person use different type of coping strategies to deal with that particular type of the anxiety, to control that particular type of anxiety, that is called, those coping strategies, coping styles are called defense mechanisms. Okay, defense mechanism basically it's this term introduced by the Dr. Sigmund Freud in 1904. According to the Dr. Sigmund Freud, he said that this is unconscious process. Defense mechanism basically unconscious process है जो एक बंदा यूज करता है for cope up different types of एंजाइटी। अब वो कहते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि जो उसने कहा कि हमारे जो माइंड है उसके तीन हिस्से हैं। हमारे जो हमारा है उसमें माइंड में तीन हिस्से हैं, एक कॉन्शियसनेस, एक प्री कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। अच्छा, जिस तरह माइंड ने मैं बात कर रहा था कि जिस तरह फ्रॉइड ने जो माइंड है उसके तीन हिस्से बताए हैं, लेवल्स बताए हैं कि सबसे पहला जो कॉन्शियसनेस, उसके बाद प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस और एट द एंड एंड लास्ट पोर्शन इज अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस में वो फीलिंग्स, वो विशेस, वो चीजें होती हैं जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती, जिनको हम सोसाइटी के सामने बयान नहीं कर सकते। तो चलिए, अच्छा उसमें क्या है, अब फ्रॉइड कहता है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, व्हेन इड इज इन सीरियस कॉन्फ्लिक्ट विद ईगो एंड सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो का आपने पढ़ा होगा कि इड जो होती है बेसिकली वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाह रही होती है, फौरन से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाह रही होती है, जबकि ईगो जो होती है वो दरमियानी रास्ता, वो फॉर एग्जांपल भूख लगी हुई है, इड ये चाहेगी कि भूख मिटानी है चाहे रोटी चोरी करके मिटाई जाए, लेकिन ईगो कहेगी कि नहीं, चोरी नहीं करनी, इट्स नॉट फेयर। जबकि सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी की बात करती है। सुपर ईगो कहती है जनाब कि चोरी करना बहुत बुरी आदत है। तो कहता है कि जब when id is in serious conflict with ego and super ego, यानी कि आपके जो इड है उसका ईगो और सुपर ईगो के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, तब जो इंडिविजुअल जो है वो टेंशन में आ जाता है, एंजाइटी में आ जाता है। जिस तरह मैंने आपको रोटी की मिसाल दी कि इड कह रही है कि जनाब रोटी चोरी करके खा लें, ईगो कह रही है नहीं ये दरमियानी रास्ता निकालें, सुपर ईगो कह रही है नहीं चोरी करके खाना बहुत गलत है। अब भूख भी लगी हुई है, चोरी भी नहीं करनी, एक तरफ चोरी करने को दिल कर रहा है, एक तरफ सुपर ईगो कह रही है कि ये गलत बात है। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इस कंफ्यूजन एक परेशानी क्रिएट हो जाती है, टेंशन क्रिएट हो जाती है। दैट्स टेंशन, दैट्स कंफ्यूजन, दैट्स स्ट्रेस इज कॉल्ड एंजाइटी। अब एंजाइटी जो है बेसिकली उसको फिर इंसान ऑटोमेटिकली दूर करता है। अनकॉन्शियसली का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, उसको नहीं पता होता कि वो ये जो कोपिंग स्ट्रेटजी है वो यूज कर रहा है, बल्कि वो ऑटोमेटिकली यूज हो रही होती है उस एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जिस तरह अगर इंसान बीमार पड़ जाता है तो इंसान के अंदर एक फिजिकली एक इम्यून सिस्टम मौजूद है। अब वो इम्यून सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली उस बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफत करता है, उस वो जर्म्स के खिलाफ, उन वायरसेस के खिलाफ जो बीमारी की कॉज बन रही होती हैं, इंसान को हौसला हिम्मत देता है, उसको बर्दाश्त करता है, कुव्वत मुदाफत का काम करता है, उसको डिफेंड करता है, ह्यूमन बीइंग की जो हेल्थ होती है उसको।
तो इसी तरह अगर वो फिजिकली जिस तरह इम्यून सिस्टम होता है, इसी तरह साइकोलॉजिकली जो है वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो है, जब इंसान को एंजाइटी क्रिएट होती है तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस शुरू कर देता है ताकि उसकी एंजाइटी को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर एंजाइटी कंट्रोल नहीं होगी तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जिनको इंसान यूज करता है एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले बात आ गई जी एक्टिंग आउट। द इंडिविजुअल deals with emotional conflict or internal or external stresses by action rather than reflections or feelings। मतलब इसका जनाब ये है कि जब भी इंसान किसी भी स्टिमुलस की वजह से एंजाइटी फील करेगा तो वो उसको एक्ट आउट करेगा, शो करेगा। जिस तरह एक्ट आउट से मुराद ये कि उसका जो रिएक्शन शो करेगा, वो चुप करके नहीं बैठा रहेगा, वो सैड नहीं हो जाएगा कि एक साइड पे कोने पे लग गया। अगर किसी से लड़ाई हो गई, फॉर एग्जांपल किसी से आपकी लड़ाई हो, अब मतलब मियाँ बीवी है घर में, अब मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई है, तो जब मियाँ ने शाउट किया तो बीवी को एंजाइटी हो रही है। अब वो एक्टिंग आउट का अगर डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रही है तो वो ये नहीं करेगी कि मियाँ ने डांटा है तो वो चुप करके बैठ जाएगी, बल्कि वो ऊपर से उतनी ही जोर से शाउट करेगी। शाउट नहीं करेगी, दरवाजे को किक मारेगी गुस्से से, ताकि पता चले कि मैं गुस्से में मैं भी हूं, मुझे ये चीज बुरी लगी है, मुझे एंजाइटी है इस बात की। या अब्यूजिव हो जाएगी, या गाली देगी, या कोई किताब अगर हाथ में कोई चीज है तो वो उठा के, गिलास है तो वो उठा के मारेगी। दिस इज कॉल्ड एक्टिंग आउट। जब भी कोई भी स्ट्रेसर जिसकी वजह से इंसान के अंदर कोई भी स्टिमुलस जिसकी वजह से इंसान के अंदर इमोशनल फीलिंग्स आ जाती हैं, एंजाइटी फील होती है, तो उस एंजाइटी को कोप करने के लिए अनकॉन्शियसली एक्टिंग आउट का जो प्रोसीजर है वो एक्टिवेट हो जाता है सम टाइम। और उसमें क्या होता है जनाब कि फिर इंसान शाउट करता है, गुस्सा करता है, अगले बंदे को बताता है कि मुझे भी इस बात का गुस्सा है। नेक्स्ट इज एफिलिएशन। द इंडिविजुअल डील्स विद इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स बाय टर्निंग टू अदर्स फॉर हेल्प और सपोर्ट। जब भी किसी को कोई भी इश्यू होता है तो वो दूसरों की तरफ जाता है ताकि वो उसको सपोर्ट करे या किसी को अपनी शेयर बता। जिस तरह इसमें मिसाल दी हुई है, दिस इन्वॉल्व शेयरिंग प्रॉब्लम्स विद अदर्स बट डज नॉट इंप्लाई ट्राइंग टू मेक समवन एल्स रिस्पांसिबल फॉर देम। इसमें होता क्या है, बेसिकली आपकी कोशिश होती है कि आप किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाए। अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, माँ बाप की खुदा न खास्ता डेथ हो गई है, अब आपको एंजाइटी फील हो रही है, अब आप क्या करेंगे, आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे अपने माँ बाप की डेथ का, बल्कि आप क्या करेंगे, आप किसी ग्रुप के साथ शामिल हो जाए ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर कर सके या वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो दिस इज कॉल्ड एफिलिएशन। ऑल्ट्रिज्म में क्या होता है जनाब? ऑल्ट्रिज्म में बेसिकली होता ये है कि आप दूसरों की हेल्प करते हैं। जब भी आपको किसी भी वजह से कोई एंजाइटी हो रही होती है, जिस तरह ये मैंने नीचे मिसाल भी दी हुई है, अ पर्सन हुज पेरेंट्स डाइड इन अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अब ये जो बंदा है, इसके जो वालिदैन है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है उनकी, तो अब ये एंजाइटी है इसके अंदर, एक परेशानी है। अब क्या करेगा, फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस इन द ट्रैफिक रूल्स। तो वो क्या करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेगा और लोगों को बताएगा कि ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करनी चाहिए। यानी वो अपना जो एंजाइटी है वो दूसरों की हेल्प करके वो अपनी जो एंजाइटी है वो जो है वो रिमूव करेगा। दिस इज ऑल्ट्रिज्म। दिस इज आल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। एंटिसिपेशन। the individual deal with emotional conflict or internal or external stressors by experiencing emotional reactions in advance। मतलब आपको एक चीज से एंजाइटी हो रही है तो आप एडवांस में उसका जो है वो एक है एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। जिस तरह एक बंदा है, मैंने नीचे इसलिए मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए हैं ताकि समझ आ जाए आपको। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु इज गेटिंग ओल्ड। एक बंदा है जो बूढ़ा हो रहा है, थिंक्स अहेड, उसको ये पता है कि जनाब उसकी रिटायरमेंट करीब आने वाली है, एंड प्लान्स हिज रिटायरमेंट वाइजली। तो वो क्या होगा, अब एंजाइटी हो रही है, वो प्लान बनाता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद ये करूंगा, मेरी ऐसे रिटायरमेंट होगी। और क्योंकि अब उसको रिटायरमेंट की एंजाइटी हो रही है या उसको आने वाले वक्त की वजह से एंजाइटी हो रही है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, तो अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए प्लान बनाता है, प्लान करता है चीजों को कि जब मेरी रिटायरमेंट होगी तो मैं इतने पैसे मिलेंगे, मैं ये जॉब करूंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं फला। इस तरह वो जो रिटायरमेंट की वजह से उस वक्त उसको एंजाइटी हो रही है, वो एडवांस प्लानिंग के साथ, वो एडवांस में फ्यूचर की प्लानिंग करके वो उसको जो है अपना रिमूव करने की एंजाइटी को कोशिश कर रहा है।
ऑटिस्टिक फैंटेसी तकरीबन मैं समझता हूँ सारे लोग करते हैं। मतलब ये वो चीज होती है कि अगर आपको कोई चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं और आपको नहीं मिल रही तो आप डे ड्रीमिंग करते हैं, सोचते हैं कि जनाब जिस तरह एक लड़का जो है वो उसकी कोशिश है कि उसकी खूबसूरत लड़की से शादी हो जाए लेकिन नहीं हो रही तो वो डे ड्रीमिंग करता है, सोचता है कि वो जनाब घोड़े पे जा रहा है और आगे बड़ी खूबसूरत लड़की बैठी हुई है या वो जो चीज आपकी पहुंच में नहीं है, फिर आप डे ड्रीमिंग के तो फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड है लेकिन आप उससे शादी नहीं कर सकते तो आपको एंजाइटी हो रही है इस बात की, उसके वालिदैन नहीं मानते या कोई भी और इश्यूज हैं उसके, तो आप क्या करेंगे जनाब, आपको जो अगर आपकी फिजिकल अप्रोच में अब नहीं है, प्रैक्टिकली रियलिस्टिक अप्रोच में नहीं है तो आप डे ड्रीमिंग करेंगे। आप सोचेंगे कि जनाब मैं मेरी उसके शादी हो गई और ये वो फला फला जो भी है, तो वो आप फैंटेसी में चले जाएंगे, ड्रीमिंग, इमेजिनेशन की दुनिया में आप चले जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड ऑटिस्टिक फैंटेसी। इस तरह आप अपनी एंजाइटी को दूर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा फेल हो जाता है और उसको एंजाइटी हो रही है तो वो सोचेगा कि मैं पास हो गया हूँ, फिर वो डे ड्रीमिंग करेगा, फैंटेसी में चलेगा कि मैं पास हो गया हूँ, बड़े अच्छे मार्क्स हैं और मैं जॉब लग गई है और मेरी, और मैं घूमने वाली कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, तो दिस इज डे ड्रीमिंग। एंड बाय दिस यूज ऑफ दिस प्रोसीजर ही और शी मे ट्राई टू कंट्रोल देयर एंजाइटीज। आगे आ जाता है जनाब डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है कि सिरे से रद्द कर देना है कि है ही कुछ नहीं, मैं जानता ही नहीं। मतलब डिनाइल का मतलब रद्द कर देना। द इंडिविजुअल डील्स विद इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स बाय रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज सम पेनफुल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी। यानी आप बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हैं कि मैं इस चीज के बारे में जानता ही नहीं हूँ। जिस तरह मतलब एन अल्कोहलिक फेल्स टू एक्नॉलेज दैट ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल। वो मतलब ये कि जो अल्कोहलिक है वो ये मानने से इनकार कर देता है कि वो शराब पीता है। या heavy smokers individuals may refuse to admit that smoking is bad for their health। अब जो heavy smokers हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, जिनको अब एंजाइटी भी हो रही है कि वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अनकॉन्शियसली वो क्या उनके माइंड में चल रहा है कि जो जनाब सिगरेट वगैरह का तो कोई मसला ही नहीं है। आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे स्मोकर्स होते हैं उनसे पूछ लें तो वो कहते हैं नहीं नहीं यार सारे ही पी रहे हैं तो इसमें क्या इशू है, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरे अब्बा जी 100 साल तक पीते रहे। तो इस तरह करके एक डिनाई कर देते हैं। जो असल एक एंजाइटी होती है, जो एक स्टिमुलस होता है, उसको बिल्कुल डिनाई कर देते हैं, उसको मानने से इनकार कर देते हैं। आगे जाता है जनाब डिवैल्यूएशन। द इंडिविजुअल डील विद इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस बाय एट्रीब्यूटिंग एग्जैजरेटेड नेगेटिव क्वालिटीज टू सेल्फ और अदर्स। यानी अपने आप को डिवैल्यूएट करना या दूसरों को डिवैल्यूएट करना। मसलन अ बॉय हैज बीन रिजेक्टेड बाय हिज लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड। अब एक जो लड़का है उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो छोड़ गई है, उसको लंबे अरसे तक रहने के बाद छोड़ गई है। अब उसको एंजाइटी हो रही है, परेशानी हो रही है। वो अपनी परेशानी को क्या करना है, दूर कर क्या कर रहा है, ही टेल्स हिज फ्रेंड्स दैट ही रियलाइजेस दैट शी इज स्टूपिड एंड अगली। अब वो अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए उस लड़की को डिवैल्यूएट कर रहा है। ठीक है, वो क्या कहता है कि यार मुझे पता चल गया था कि वो तो है बेवकूफ, स्टूपिड है, बुरी है, अच्छी नहीं दिखती, गंदी दिखती है, बदसूरत है। तो इस तरह की जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं जब अपने लिए इंसान या दूसरों के लिए यूज करता है तो दिस इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। और ये इंसान यूज करता है एंजाइटी को दूर करने के लिए। जिस तरह मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, लड़के की गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है तो अब वो छोड़ के चली गई है, तो अब वो क्या है, अब उसको उसकी बुराइयां नजर आने शुरू हो गई। दोस्तों को बता रहा है वो अच्छा किया यार, वो चली गई, वो तो थी गंदी, मेरा तो टाइम जाया हो रहा था उसकी वजह से, ये वो ब्ला ब्ला। तो दिस इज डिवैल्यूएशन। हम अगले बंदे को या अपने आप को डिवैल्यूएट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में जनाब क्या होता है कि अपने से कमतर पर हम गुस्सा निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉस जो है बॉस ने डांटा है आपको ऑफिस में, तो आप क्या करेंगे, आप बॉस को तो नहीं कहेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप घर आके बीवी को डांटेंगे। मतलब अपना गुस्सा, आपको एंजाइटी हो रही है, अपने कैसे निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट के जरिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेस थ्रेटनिंग जो एक चीज होती है, आप उस पर अपना गुस्सा निकालते हैं। ठीक है, उस सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट पे आप, मतलब आप बॉस को नहीं डांट सकते, आप बीवी को डांटेंगे। अब बीवी ने आपसे डांट खाई है तो जनाब बीवी को एंजाइटी हो रही है, तो अब बीवी आपको कुछ नहीं कहेगी क्योंकि आप लेस थ्रेटनिंग नहीं है, बल्कि उसके लिए लेस थ्रेटनिंग क्या होगा, आपका बच्चा, बेटा या बेटी। तो बीवी आपको डांटने की बजाय बेटा या बेटी को डांटेगी। अब बेटे या बेटी के लिए क्या जनाब, वो अपनी माँ को नहीं डांट सकता, उसके लिए लेस थ्रेटनिंग क्या चीज होगी, आपने घर में जो कुत्ता या बिल्ली रखा हुआ है तो वो आप उसको डांटेंगे। तो इसमें क्या है जनाब, इंडिविजुअल डील विद इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स बाय ट्रांसफरिंग ऑफ फीलिंग्स। मतलब ट्रांसफर होती रहती है फीलिंग
a response to one object and an other usually less threatening substitute object. यानी ट्रांसफर होती रही, बॉस से आप में, आप से बीवी में, बीवी से बच्चे में, बच्चे से बिल्ले में। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट के बाद आ जाता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अच्छा, इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई स्टिमुलस जो है वो आपको एंजाइटी, आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करता है, तो आप उस एंजाइटी की जो एग्जैक्ट फीलिंग्स होनी चाहिए आपकी, मतलब अगर एंजाइटी फील हुई है, अगर एंजाइटी हो रही है तो आपको सैड होना चाहिए या आपका फेस जो है वो उतरा हुआ होना चाहिए, उसकी बजाय आप इंटेलेक्चुअलाइजेशन का अमल स्टार्ट कर देते हैं। इंटेलेक्चुअलाइजेशन से मुराद है कि आप सोच विचार शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, बजाय इसके कि परेशान होने के बंदा दिमाग का इस्तेमाल शुरू कर देता है, बहुत सारी डिफरेंट जो है वो रीजंस को सोचना शुरू कर देता है, एक्सप्लेनेशंस को सोचना शुरू कर देता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मतलब सोचना, डिफरेंट लेवल्स पे सोचना, डिफरेंट डोमेन्स में इंसान सोचना शुरू कर देता है कि ऐसा क्यों हुआ, बजाय परेशान होने के वो बहुत सारी चीजों के बारे में जो है वो तलाश में निकल पड़ता है। जिस तरह एक मैंने एग्जांपल दी हुई है, A young professor receives a letter from his fiancée breaking off their engagement. He shows no emotions when discussing this with his best friend. Instead, he analyzes his fiancee's behavior and tries to reason why the relationship failed. मतलब उसने कहा कि जो यंग प्रोफेसर था उसको उसकी जो मंगेतर थी या फियांसी थी, उसने उसको लेटर भेजा कि जी जनाब हमारी जो है वो एंगेजमेंट जो है वो खत्म हो गई है, टूट गई है। तो जब उस प्रोफेसर ने अपने दोस्त को बताया तो बजाय इसके कि उसने परेशान होने का भी मेरी एंगेजमेंट टूट गई है, वो सैडनेस उसके चेहरे पे आती नहीं, बल्कि वो उसने सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा, मतलब उसके मतलब दोस्त को बताते हुए उसके चेहरे पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, बिल्कुल भी he was not worried about that, बल्कि he start to analyze the fiancee's behavior, he start to discover, he start to explore that what was the reason behind that, why she sent this letter of a breakup of engagement, what was the root cause, what was the reason behind that, क्यों टूटा ये रिश्ता, तो वो ये सोचना शुरू कर देता है बजाय इसके के परेशान होने के। तो ये दिस इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन बेसिकली, और ये जो है वो अनकॉन्शियसली कर रहा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की कि इस तरह की परेशानियों में बंदा परेशान होने की बजाय सोचना शुरू कर देता है। तो दैट्स द गुड आई विल से कि ये डिफेंस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट इज ओमनीपोटेंस। Omnipotence basically the person possessed that he or she has some special powers or abilities and is superior to others। मतलब इसमें लग रहा होता है अगर आपको परेशान है तो आप अब आपका फेलियर है या कुछ भी है तो आपको मतलब एक जो डिफेंस मैकेनिज्म है आप वो यूज कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली कि नहीं आपके पास ताकत है, बहुत ज्यादा ताकतवर है आप, और आप दूसरों को पढ़ सकते हैं, दूसरों के एटीट्यूड के बारे में जान सकते हैं। आपने अक्सर सुना भी होगा लोगों से कि मैं तुम देख के बता दूं कि तुम क्या सोच रहे हो और मैं कंट्रोल कर लूं तुम्हारा एटीट्यूड और मैं ये वो। तो इस तरह की जो स्पेशल, वो लोग जो अपने अंदर एक स्पेशल पावर को महसूस करते हैं कि जी मेरे अंदर बहुत कुछ है और मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉल्ड ओमनीपोटेंस। नेक्स्ट इज पैसिव एग्रेशन। पैसिव एग्रेशन बेसिकली जब भी आपको किसी पे गुस्सा हो, लड़ाई हुई हो और आप बजाय इसके कि मार धाड़ करने की, आपको उस लड़ाई की वजह से जब एंजाइटी फील हो रही है, परेशानी है, स्ट्रेस है, डिस्टर्ब है आप, तो बजाय इसके कि आप मार धाड़ करने से आप पैसिव एग्रेशन का जो है वो मतलब यूज करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। उसमें आप करते भी कुछ नहीं लेकिन आप अगले बंदे को फील भी करवा देते हैं। जिस तरह अमूमन घरों में क्या होता है कि जब मियां बीवी आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो एट द एंड क्या होता है कि बजाय इसके कि बेगम जो है वो, कुछ बेगमात तो मतलब वो क्या कहते हैं कि पूरा उतरती है बंदे के तवक्कुआत पे, मतलब अगर वो एक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है तो बेगमा से दो करती है। बहरहाल कुछ बेगमात ऐसी भी होती हैं जो अपना जो गुस्सा है वो रिकॉर्ड करवाती हैं चुप रह के। मसलन कुछ खाना नहीं खाती, उनको कह लो खाना खा ले, नहीं मुझे भूख नहीं है, उनको मतलब इस तरह के जो है वो पैसिव एग्रेशन वो शो करवाती हैं, यानी वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा देती हैं कि भाई मैं गुस्से में हूं, मैं कहती भी कुछ नहीं लेकिन एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा देती है।
इस तरह के रीजन है कि खाना नहीं खाना। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, व्हेन यू आर एंग्री विद एनीवन जस्ट रिमेन साइलेंट। आप मतलब आप किसी भी बंदे के साथ अगर गुस्से में होते हैं तो अपना जा रिकॉर्ड करवाने के लिए आप या तो चुप कर जाते हो, या आपको अगर खाना दिया जाता है खाना खा ले, नहीं मुझे खाना नहीं खाना, नहीं बस ठीक हूँ मैं इधर ही सो जाऊंगा, उसको कहे जनाब उधर सो ले, नहीं मैं इधर ही सो जाऊंगा। तो इस तरह का जो है वो बिहेवियर है, दैट इज कॉल्ड पैसिव एग्रेशन। तो ये रोजमर्रा जिंदगी की है जो मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ, आपने अपने अक्सर और बेशतर आपने अपने सराउंडिंग में ये देखी भी हुई, इसलिए मैं आपको देता हूँ ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर जाए। आगे आ जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कोई भी आपकी जो फीलिंग्स हैं, कोई भी आपका जो एंजाइटी है, उसका कसूरवार दूसरे को ठहरा देना। जैसे यू कैन सी इन योर पिक्चर के दिस इज you are the responsible, she is saying to her that you are the responsible of your failure, or of my failure. So the individual deals with emotional conflict or internal or external stressors by falsely attributing to another one her own unacceptable feelings, impulses or thoughts. यानी अगर ये फेल हो गई है तो वो ये क्या कहेगी कि जनाब ये मेरे टीचर का कसूर था, बहरहाल ये टीचर ये लग रही है, ये तो नहीं लग रही। बहरहाल अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाता है तो उसने बजाय इसके कि वो अपनी गलती माने, वो कहता जनाब टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, पेपर ही आउट ऑफ जो सिलेबस आ गया है, समझ नहीं आई, मैंने तो यही याद किया था, तो टीचर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं था और टीचर ने ये दे दिया। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। जब अपनी गलती गलत तौर पर दूसरों पे डाल देना, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। रिएक्शन फॉर्मेशन बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म या कोपिंग स्ट्रेटजी है, और हमारे अमूमन मुआशरे में ये यूज हो रहा होता है। इसमें होता क्या है बेसिकली, जब आपको एंजाइटी हो रही होती दूसरों की, फॉर एग्जांपल मतलब दूसरों की जो है वो कामयाबी देखकर या इस तरह कर, मतलब दूसरों की जो एक कामयाबी होती है उसकी वजह से एंजाइटी हो रही होती है, और आप नहीं चाह रहे होते असल में कि वो कामयाब बंदा हो जाए, लेकिन अगर वो कामयाब हो जाए तो आप बिल्कुल सब्स्टिट्यूट बिहेवियर जो है वो अपना, या थॉट्स जो है या फीलिंग्स जो है वो अपनी शो अप करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे याद है, जब मैं एमएससी में था तो हम इस रिएक्शन फॉर्मेशन को जब हमें हमारे टीचर ने पढ़ाया था तो मैंने बड़ा एंजॉय किया था इस बात पे, और उन्होंने ये एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आप एमएससी कर जाते हैं और आपकी जो कोई भी रिश्तेदार है, फुप्पो है, खाला है, आंटी है, कोई भी, वो नहीं चाहती, मतलब वो आपकी कामयाबी से खुश नहीं है, और वो दुआएं भी करती रहती है और दिल दिल में कुड़ती भी रहती है भाई इसका बच्चा जो है वो एमएससी ना कर जाए, लेकिन आप उसके बावजूद अगर कर जाते हैं तो वो अब अपनी एंजाइटी, अब इसको तो एंजाइटी हो रही है कि क्यों आपको, मतलब आपने क्यों एमएससी कर लिया, क्यों आप कामयाब हो गए अपने एग्जाम में। अब वो क्या करेगी, वो बजाय गुस्सा होने के आपके घर आएगी और आपको बड़े मतलब फख्र से कहेगी कि बेटा मैंने तो आपके लिए बड़ी दुआएं की, मैं तो मसल्ले पे बैठी रहती थी दिन रात और मैंने बड़ी दुआएं की कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूट बिहेवियर, बेसिकली दिस इज द सब्स्टिट्यूट फीलिंग्स, के बजाय इसके कि वो अपना असल चेहरा दिखाए, वो असल में उसका असल चेहरा ये था, ये वाला, ठीक है, लेकिन उसने सब्स्टिट्यूट के तौर पर ये वाला चेहरा जो है वो ऊपर किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी अपना एंजाइटी से बचने के लिए अपना जो रिएक्शन है वो फॉर्मेट करती है नया सब्स्टिट्यूट के तौर पर। बुरा लग रहा है, डेफिनेटली एंजाइटी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा आप कामयाब हो गए, लेकिन आपके सामने ये तो नहीं कहा जा सकता कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आप इम्तिहान में कामयाब हो गए, बल्कि आपके सामने बिल्कुल अपोजिट जो है वो रिएक्शन शो किया जाएगा कि मुझे जनाब बड़ी खुशी हो रही है, मैंने तो बड़ी दुआएं की थी आपकी कामयाबी के लिए और मैं तो हर वक्त मसल्ले पे बैठी रहती थी। दिस इज टोटली अपोजिट बिहेवियर ऑफ ओरिजिनल। आगे आता था जनाब रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है रिप्रेस कर देना फीलिंग्स को, जो कॉन्शियसली अपने जो फीलिंग्स हैं रिलेटेड टू द स्ट्रेस और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उनको रिप्रेस कर देना। फॉर एग्जांपल द इंडिविजुअल डील्स विद इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स बाय एक्सपेलिंग डिस्टर्बिंग विशेस, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। द फीलिंग्स, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो कोई भी ऐसी फीलिंग्स, ऐसी विशेस, ऐसे थॉट्स जो एंजाइटी रिलेटेड हो, जिनका सोचने से एंजाइटी हो रही हो, जिनके करने से एंजाइटी हो रही हो, उसको इंसान कॉन्शियसली अपने
जो है वो कॉन्शियस में नहीं आने देता, बल्कि जानबूझकर उसको अपने अनकॉन्शियस में धकेल देता है। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो है या कोई बड़ा जो है वो फेल हो जाता है और उसके लिए वो बड़ा ही पेनफुल है वो बात याद करना है कि मैं फेल हो गया था, तो जब भी उसको याद आने लगती है वो जानबूझ के वो जल्दी से झटक देता है उस याद को और उसको अपने अनकॉन्शियस में धकेलने की कोशिश करता है और किसी और काम में लग जाता है ताकि उसको वो जो फेलियर रिलेटेड जो याद है वो उसको ना आए। तो दिस इज कॉल्ड रिप्रेशन। आगे जाता है सब्लिमेशन। The individual deals with emotional conflicts or internal or external stressors by channeling potentially maladaptive feelings or impulses into socially acceptable behaviors. For example, contact sports to channel angry impulses. मतलब sublimation का मतलब होता है कि जब कोई भी आपका जो maladaptive feelings और behaviors है वो सोसाइटी के लिए वो acceptable नहीं है, तो आप उसको चैनलाइज करते हो किसी अच्छे बिहेवियर में। जिस तरह एक बंदा जो है वो बहुत ही अग्रेसिव है, मतलब लड़ता झगड़ता रहता है, सोसाइटी वाले उससे तंग है और वो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब वो क्या करेगा, अगर वो बॉक्सर बन जाता है तो वो एक उसने चैनलाइज कर लिया कि सोशली अप्रोप्रिएट अपने एक जो वे में, और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है कि वो एक बॉक्सिंग का चैंपियन है, बहुत गुस्से वाला है और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि एग्रेशन उसके अंदर है और बॉक्सिंग वो गेम है कि उसमें एग्रेशन बहुत जरूरी है। तो अब वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है। तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसके अलावा आपने देखा होगा कि ये जो आशिक मजाज लोग होते हैं, अब ये इनकी जो वो एक फीलिंग्स होती हैं वो सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल होती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये राइटर बन जाते हैं, ये पोइट बन जाते हैं और फिर पोइट्री के थ्रू सोशली अप्रोप्रिएट वे में ये फिर वो अपनी जो जितनी भी इनकी वो एक अंदर एक रोमांस भरा हुआ होता है वो सारा फिर वो उसको अपनी पोइट्री में और अपनी जो ड्रामों में और नावल नगारी में ये सारा उसको दिखाते हैं। उसके बाद आ जाता है जनाब सप्रेशन। Suppression, the individual deals with emotional or conflicts or internal or external stresses by intentionally avoiding thinking about disturbing problem. अब मतलब इसमें क्या होता है कि बंदा जो भी फीलिंग्स उसकी हो जो कि स्ट्रेस रिलेटेड हो उसको जानबूझकर वो सोचता ही नहीं, उसको अवॉइड करता है, उसके बारे में इंटेंशनली उसको जानबूझकर अवॉइड करता है। आगे आ जाता है जनाब आइडियलाइजेशन, एट्रीब्यूटिंग एग्जैजरेटेड पॉजिटिव क्वालिटीज टू सेल्फ और अदर। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी एंजाइटी अगर हो रही है तो किसी भी चीज से रिलेटेड उसको मतलब एग्जैजरेट किया जाता है, उसकी जो क्वालिटी उसमें नहीं भी होती वो भी उससे बताई जाती हैं। जिस तरह a lover speaks in glowing terms of the beauty and intelligence of an average looking woman who is not very bright, यानी मतलब जो लड़का है वो मतलब अपनी जिससे वो मोहब्बत करता है, अब उसकी जो खूबसूरती है वो नहीं, उसको एंजाइटी है कि वो खूबसूरत नहीं है और वो सही दिखने में नहीं है, लेकिन वो उसकी जो वो उसको क्वालिटीज है उसको एग्जैजरेट करेगा कि जनाब वो तो बड़ी ज़हीन है और बड़ी खूबसूरत है, गुड लुकिंग है और देखने में अच्छी है। तो दैट इज आइडियलाइजेशन बेसिकली। तो ये वो तमाम जो है डिफेंस मैकेनिज्म जो है जो हम एंजाइटी को कोप करने के लिए, एंजाइटी के साथ कोप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आइडियलाइजेशन आ गया, सप्रेशन, सब्लिमेशन, डिप्रेशन, reaction formation, projection, passive aggression, omnipotence, intellectualization, displacement, devaluation, denial, autistic fantasy, anticipation, altruism, affiliation, acting out। तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने 1904 में ये डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे और इसका मकसद था कि जब इड ईगो और सुपर ईगो के दरमियान कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और उस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन की वजह से जो बंदा है वो एंजाइटी फील करता है, तो एंजाइटी से कैसे कोप अप किया जाता है। और सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है कि जो ऑटोमेटिकली जब एंजाइटी होती है ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। जिस तरह जिस्म में जो है मैंने आपको बताया था कि इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है बीमारी की हालत में, इसी तरह ये नफ्सियाती बीमारी है तो नफ्सियाती बीमारी की हालत में आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और डिफरेंट किस्म के डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है आपकी एंजाइटी से कोप अप करने के लिए। तो होप फॉर द बेस्ट, समझ आ गई होगी आपको। कोशिश मैंने की आपको समझाने की अपनी एक इजी लैंग्वेज में। बहरहाल फिर भी अगर कोई इशू हो तो यू कैन कंसल्ट मी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू माय लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर इश्यूज प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच। ईमानिल्लाह। अल्लाह।